सो गाइस, हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। डिटेल में हमने समझा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिट क्या होती है। ठीक है, इस पे हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया। ठीक इसी तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले। एग्जाम्स में इसी तरह से आपको एक कोई एक्सपेंडिचर दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ना, वो होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स दो दो मार्क्स का एक एक होता है। तो आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे दिया रहेगा कि ओवरऑल एक्सपेंस है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अगर ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिया, 2 मार्क्स मिल गया, ऐसा है क्या? नहीं भैया जी, आपको 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने से बात नहीं बनेगी। आपको उसका डिटेल में रीजन देना पड़ेगा कि भैया जी ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। सो ये जो टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करते इसका। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू। कुछ एग्जांपल्स दिए, हमें देखना है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹10,000। हमें कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी भैया जी। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें 10,000 रुपया लाइसेंस का लग रहा है। लाइसेंस देखो, कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें उसका लाइसेंस लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है। जैसे कि भैया जी इतना दूर क्यों जाते हो, हमारा सीए का प्रैक्टिस, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमें प्रैक्टिस करना है, हमें अपना ऑफिस चलाना है, तो हमें मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मेंबरशिप के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तब पैसा लगता है, रोकड़ा लगता है। ठीक उसी तरह जब हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं तब हमें पैसा लगता है। इतना ही नहीं साहब, इंस्टीट्यूट हमारा हर साल मेंबरशिप रिन्यूअल फीस भी मांगता है, सीओपी रिन्यूअल फीस भी मांगता है। तो अगर ये जो एक्सपेंस दिया है कि लाइसेंस ऑब्टेन करने से रिलेटेड जो खर्चा है, हमें फैक्ट्री स्टार्ट करना है और फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लाइसेंस लगते हैं, तो वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए हमने 10,000 रुपया दिया, तो ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में बताइए ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। जल्दी से आपकी अटेंडेंस लगाइए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। अगर आप पेनड्राइव स्टूडेंट हो तो आपने आंसर देना है, यूट्यूब स्टूडेंट हो तो कमेंट करना है आपको चैट बॉक्स में। ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, बोलो। ऑब्वियसली सर, ये कैपिटल होगा। क्यों? ये हमारी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए खर्चा है। ये कैसा खर्चा है? हमारी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, इनिशियल एक्सपेंडिचर है ये, तो इसीलिए ये क्या है? कैपिटल है साहब। Money paid ₹10,000 for obtaining license to start a factory is a capital expenditure. This is an item of expenditure incurred to acquire the right to carry on the business. भैया जी जरा ये बताना, अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा, हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस फैक्ट्री का अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? क्या हम धंधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक राइट है, मतलब राइट ऑब्टेन करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के से रिलेटेड ये खर्चा है। तो इसीलिए इसे हम क्या करेंगे? इसे हम कैपिटलाइज करेंगे, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। हमने 1,000 रुपया दिया है, इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह हमें शिफ्ट करनी है। हमने 1,000 रुपया पे किया है, हमें हमारी इन्वेंट्री एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जानी है। तो क्या ये आपको लगता है ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्या लगता है आपको ये? इससे क्या हमें कोई एंड्योरिंग बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा ये क्या जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सीधा सीधा ये कहां चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? इसकी वजह से हमें कोई एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ना ही हमारे एसेट्स की वैल्यूएशन बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट, rings and pistons of an engine were changed at a cost of ₹5,000 to get fuel efficiency. हमने
हमारी जो मशीनरी है उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स बदले, रिंग्स और पिस्टन्स नाम के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं बेसिकली। तो हमने हमारी मशीनरी में वो स्पेयर पार्ट्स चेंज किए, तो वो स्पेयर पार्ट्स जो चेंज करने का खर्चा आया, क्या उसे हम कैपिटल कहेंगे या रेवेन्यू कहेंगे? देखो, हमने वो जो 5 बातें सीखी थी ना, वो 5 बातें लगानी है हमें। जो अपन ने अग्नि परीक्षा लिखी थी, वो अग्नि परीक्षा लगा के देखनी है कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। दिख नहीं रहा है, कहाँ लिखी थी? आपके बुक्स में है, आपको देखना है वो। चलो ये रही। तो हमें देखना है कि ये 5 चीज़ें अप्लाई करके देखनी है, इसमें से कुछ अप्लाई हो रहा है क्या। तो हमने क्या किया, रिंग्स एंड पिस्टन्स चेंज किया, उसके वजह से क्या हो गया, हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है। उसके वजह से हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है। इफिशियंसी बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब कैपेसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ये 5 बातें याद होनी चाहिए आपको। सबसे पहला क्या था, हमें हमारे बिजनेस का नेचर देखना है। वो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का तो पार्ट नहीं है। जैसे कि फर्नीचर, अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो हमारे लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। क्यों साहब, ये तो हमारा रूटीन एक्टिविटी है। उसके बाद हमने देखा था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का है। हमारे मशीन के स्पेयर पार्ट्स हम हर हफ्ते चेंज करते हैं, है ना, हर महीने चेंज करते हैं? नहीं साहब, कभी कभी करते हैं जब वो खराब होते हैं, जब या हमें मशीन की क्वालिटी, हमारा आउटपुट इंप्रूव करना होता है तब। पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, सिर्फ 1 साल में मुनाफा चाहिए या आने वाले कई सालों में मुनाफा चाहिए। बाद में इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी मेंटेन रह रही है तो हमने क्या बोला था, रेवेन्यू। लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या कहा था, कैपिटल। उसके बाद रोल ऑफ असेट, फिक्स असेट है तो डायरेक्टली कैपिटल जाएगा, और अगर करंट असेट है तो अपना रेवेन्यू में चला जाएगा वो। ओके, ठीक है। तो जो रिंग्स एंड पिस्टन्स चेंज करने का खर्चा है साहब, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन। हमने टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए 8,000 रुपया दिया है। तो ये क्या है, देखते। मनी डिपॉजिटेड विद द MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन वंस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रीटेड एज एन असेट एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल बिल। देखो, इसमें इंस्टीट्यूट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया है। इंस्टॉलेशन अगर इसे हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इंस्टॉलेशन टेलीफोन इंस्टॉलिंग का जो अगर खर्चा हम ट्रीट करेंगे, अगर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, तो इसे हम P&L को डेबिट कर सकते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट लगा के, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन में इन्होंने बोला है डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट क्या होता है साहब, डिपॉजिट का कंसेप्ट क्या है, जैसे कि आपको घर पे पढ़ाई नहीं होती है तो आप कोई लाइब्रेरी लगाते हो, कोई रीडिंग रूम लगाते हो। तो लाइब्रेरी या रीडिंग रूम जब आप लगाते हो तो उसका आपको कुछ डिपॉजिट पे करना होता है ना, 1,000 रुपया, 500 रुपया। और वो डिपॉजिट कैसा होता है मेरे दोस्त, रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल, जब आप रीडिंग रूम लाइब्रेरी छोड़ के जाओगे तब वो पैसा आपको मिल जाता है, क्वेश्चन मनी जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरह अगर हम कोई लैंडलाइन का कनेक्शन ले रहे हैं तो कंपनी हमसे डिपॉजिट ले सकती है। और डिपॉजिट कैसा होता है, रिफंडेबल होता है। तो ये तो क्या हुआ साहब, हमारा पैसा उनके पास जमा है, इसका मतलब ये कोई खर्चा हुआ क्या, नहीं। जिस दिन हम हमारा कनेक्शन बंद करेंगे उस दिन हमें ये पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। जिस दिन हम कनेक्शन बंद करेंगे उस दिन हमें ये पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब साहब ये तो हमारा खर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इससे असेट बोला। तो आपको यही आंसर लिखना है, इंस्टीट्यूट का ही आंसर लिखना है, गो विद द इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, a factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of ₹5,000 had been incurred in the construction of temporary heads for storing building material.
तो साहब आपने कभी कभी देखा होगा, आप रास्ते से गुजर रहे होते हो, एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम शुरू होता है, लेकिन वो बिल्डिंग के बाजू में छोटी छोटी हट्स होती है, छोटी झोपड़ी होती है। वो क्यों होती है? बेसिकली जैसे कि वर्कर्स है, वर्कर्स लोग वहाँ रुकते हैं, या यूँ कहो कि जो हम मटेरियल लेके आते हैं, ईंट, सीमेंट, लोहा, सरिया, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा है वो घर बनाने, वो जो छोटी हट्स होती है, छोटी झोपड़ियाँ होती है, वो खर्चा कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? बोलो पब्लिक, क्या लगता है आपको? आंसर दो, खुद से ट्राई करो। मैं तो बताऊंगा ही, हम तो बताएगी, और नोट्स में भी लिखा है, आपको एक ट्राई खुद से देना है, वो कैपिटल नेचर का हो रहा है या रेवेन्यू नेचर का हो रहा है? बोलो, क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियस ही बात है साहब, वो कैपिटल नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो खर्चा किस लिए वो खर्चा क्यों लगा है? क्योंकि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उन हट्स के बगैर हमारा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल था क्या? नहीं। तो साहब वो इंसिडेंटल खर्चा है, हमारी बिल्डिंग, हमारी फैक्ट्री सेट बनाने से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो जो फैक्ट्री सेट बनाते टाइम हमने जो 5,000 रुपया हर्ट्ज बनाने के लिए खर्चा किया था, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम कैपिटलाइज करेंगे, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। चलो 1-2 मिनट में जल्दी से गो थ्रू कर लो, 2 मिनट में गो थ्रू कर लो, ये सोल्यूशन पढ़ लो पूरा, सोल्यूशन पढ़ लो पूरा, गो थ्रू कर लो। पढ़ लिया है? ओके। कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट हमने डिटेल में देखी है प्रीवियस टॉपिक में ही, प्रीवियस लेक्चर में ही। कैपिटल रिसिट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, हमने इसका बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन लिखा था, हमने अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखी थी फ्लो चार्ट फॉर्म में। ये जो पूरा टॉपिक है 5 से 6 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर का आता है, इसका हमने 2 पेज का समरी बनाया है, और बहुत ही बेहतरीन समरी है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना होगा, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो कंसेप्ट है कैपिटल और रेवेन्यू का, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। सो आपको इसके पहले का वीडियो देखना ज़रूरी है। उसमें हमने 2 पेज की एकदम बहुत झकास, बहुत ही सुपर्ब नोट्स बनाई है। सिर्फ अगर वो 2 पेज पढ़ लेते हो तो आपका कैपिटल, रेवेन्यू का रिसिट, एक्सपेंडिचर पूरा माइंड में आ जाएगा, मतलब आपके बॉडी में समा जाएगा। वो कभी आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत आएगी नहीं। इसकी प्रीवियस, इसका पहले का लेक्चर आप देख लीजिए, और उसमें जो 2 पेज की हमने नोट्स बनाई है, जो फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, अगर आप वो रट लो या वो समझ लो एक बार, वो आप आपके हाथ से लिख लो, तो मज़ा आ जाएगा। आप लाइफ में ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है। गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost ₹1,000. The furniture was installed by own workmen. Wages for this being 200. तो हमें क्या करना है? ये 9,000 का हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर लिया, 1,000 रुपये का उस पर पेंटिंग डेंटिंग किया, उससे चमचमाता नया बना दिया हमने, और 200 रुपया उसका इंस्टॉलेशन का लगा। इंस्टॉलेशन किसने किया? हमारे ही लेबर ने किया। तो क्या करना है? 3 खर्चे बताए हैं, 9,000 का सेकेंड हैंड फर्नीचर, 1,000 का पेंटिंग डेंटिंग, और 200 रुपया उसे फिट करने का। तो क्या होगा? तो साहब आपने प्रीवियस टॉपिक में बोला था, हर वो खर्चा जो फिक्स्ड असेट्स को उसकी प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में लाने तक का लगता है, उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इसमें हम हमारे बुक्स में फर्नीचर कितने में दिखाएंगे? 9,000 का सेकेंड हैंड, 9,000 प्लस 1,000 रुपया उसको चमचमाता नया बनाने के लिए, और 200 रुपया उसे इंस्टॉल करने के लिए। तो 10,200 रुपया हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। कैपिटलाइज 10,200। साहब बहुत इजी जा रहा है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, पिस्टन हमने नवे डाल लिए एकदम।
Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall worth rupees 20,000. During the course of the year, the cinema company was rupees 1,000 for contravening rules. Renewal fees rupees 2,000 for next year also paid. 20,000 रुपया का अपन ने लाइसेंस लिया था, 1,000 रुपया का अपने को पेनल्टी लगा, अपन ने कोई रूल ब्रिज किया था, उसके बाद में 2,000 रुपया अपन ने रिन्यूअल फीस भरा है. जो लाइसेंस होता है रिन्यूअल लगता है, जैसे कि अपना चार्टेड अकाउंटेंट का जो मेंबरशिप होता है वो हर साल की साल रिन्यू करना पड़ता है. सीओपी का फीस भरना पड़ता है, मेंबरशिप का फीस भरना पड़ता है, रिन्यूअल करना होता है. तो ये खर्चों को क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं. लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, हैंस इट्स कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज. लाइसेंस नहीं होगा तो हम बिजनेस कर सकेंगे क्या? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पहला पॉइंट देख लिया था. नहीं सर, बिजनेस करने के लिए इसेंशियल चीज है वो. तो लाइसेंस का जो 10,000 हमने भरा है वो तो कैपिटलाइज होगा. लेकिन जो फाइन लगा है वो तो रेवेन्यू नेचर का है ना. फाइन लगने से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? लॉन्ग टर्म एंड्योरिंग बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना. तो साहब वो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया. लेकिन द रिन्यूअल फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिन्यूअल फीस, सर ये तो रिन्यूअल फीस है, कैसी है? रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है? सर रिकरिंग है, हर साल पे करनी होती है. रिकरिंग है, हर साल पे करनी होती है, इसीलिए ये क्या हो गई? हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. फायर इंश्योरेंस 1,000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2015 फॉर 1 ईयर. फायर इंश्योरेंस हमने 1,000 रुपया भरा है 1 अक्टूबर को 1 साल के लिए. तो इसे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या बोलती है पब्लिक? आपके साथ आज चाय पे चर्चा हो रही है. बोलो जल्दी जल्दी, दिमाग लगाओ. बुक्स में तो लिखा ही है, दिमाग लगाओ. आपके हिसाब से बताओ फायर इंश्योरेंस का खर्चा क्या करेंगे? 1,000 का फायर इंश्योरेंस हमने निकाला है, आग लग जाती है, आग लग गई तो फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है. पैसा मिलता है मतलब पैसा मिलता है मतलब आग लगा दो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है. जो अपना नुकसान होता है वो नुकसान का भरपाई करके मिलता है अपने को. ठीक है, पूरा नहीं मिलता है, उसमें कम मिलता है ना. तो चलो सर आग लगा देते, बिजनेस तो चल नहीं रहा है, आग लगा के पैसा कमा लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से. ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त. क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? पढ़ लेते हैं. हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन्स टू द ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2016. Hence, such amount should be treated as prepaid expenses. The remaining amount is revenue expense for the current year. चलो ये स्टार मार्क कर दो इसको, ये आपको अच्छा है, ये स्टार मार्क कर दो इसको. देखो हमने पेमेंट कब किया? 1 अक्टूबर 2015 को. ठीक है, कितने दिन का पेमेंट किया? 1 साल का पेमेंट किया, मतलब 30 सितंबर 2016 तक के लिए किया. ठीक है, हमने पेमेंट किया 1 अक्टूबर 2015 को 1 साल के लिए, मतलब 30 सितंबर 2016 तक की अपन ने पेमेंट किया है. तो ये जो प्रीमियम है, और हमारा फिनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016. तो जो हमने 1,000 रुपये पे किए वो तो 12 महीने के पे किए. तो ये साल तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2016 को. तो 500 रुपया ये साल के लिए हुआ, 500 रुपया अगले साल के लिए हुआ. बात समझ में आती है क्या? मैचिंग कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट सब एक साथ लग रहा है. सर हमने 1,000 का पेमेंट किया 1 अक्टूबर को 12 महीने के लिए, इसका मतलब 6 महीने ये साल 31 मार्च 2016 तक का ये साल का खर्चा है, और बचा हुआ खर्चा अगले साल का है जो हमने ये साल पे किया है. तो इसका मतलब सर ये तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, ये तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ. ये अभी हमने पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी हमने पे कर दिया है. खर्चा है अगले साल का, हमने ये साल इनकर कर दिया है, ये साल हमारी रोकड़ा बाहर चला गया है. तो साहब ये तो हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो इसे हम बताएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसे हम बताएंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस. चलो देखते हैं. हाँ ठीक है, इसे हम बताएंगे प्रीपेड एक्सपेंस. और ये जो बचा हुआ है ये क्या है? ये तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इंश्योरेंस तो हमें हर साल कराना पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर. ठीक है, टेम्पररी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है वो हो गया है. इसके पहले हमने वही देखा है, कैपिटलाइज करना चाहिए. ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज करना चाहिए.
ठीक है, एक बार पढ़ लो इलस्ट्रेशन 3 पूरा, गो थ्रू कर लो। एक एक क्वेश्चन पढ़ लो, एक एक आंसर पढ़ लो उसका। हुआ पढ़ के, हुआ पढ़ के। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। स्टेट विथ रीजंस हाउ यू वुड क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल है या रेवेन्यू है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल इफिशियंसी। क्या बोलता है साहब, ये ओवरऑलिंग का एक्सपेंस है 25,000। क्यों हमने इनकर किया है? क्योंकि हमें बेटर फ्यूल इफिशियंसी चाहिए। साहब वो साहब जी, हमने 25,000 का ओवरहॉलिंग का खर्चा किया है। ये खर्चा क्यों किया है? क्योंकि हमको फ्यूल इफिशियंसी मांगता है। क्या मांगता है? फ्यूल इफिशियंसी। तो ये जो खर्चा है ये क्या होगा? ओवरहॉलिंग मतलब क्या होता है? जो आप ओवरहॉलिंग कहते हो ना, सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग कहते हो, वो ओवरहॉलिंग होता है। तो सर ये ओवरहॉलिंग का खर्चा हमने 25,000 किया, इसके वजह से हो क्या रहा है? हमारी इफिशियंसी मेंटेन हो रही है या इंप्रूव हो रही है? हमारी वर्किंग कैपेसिटी मेंटेन रह रही है या इंप्रूव हो रही है? क्या बोला है? बेटर फ्यूल इफिशियंसी। तो आप लोग होशियार हो, बेटर फ्यूल इफिशियंसी मतलब क्या होगा? करेक्ट, कैपिटल, क्योंकि हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹25 लाख incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business। हमारा बिजनेस चल रहा था, उसमें हमने एक सेगमेंट और ऐड किया, एक फैक्ट्री और स्टार्ट किया, उसका इनॉग्रेशन का 25 लाख का रोकड़ा लगा दिया अपन ने, 25 लाख रुपए इनॉग्रेशन में। तो ये क्या होगा? सोच के बताओ जरा, क्या हो सकता है ये? Inauguration expenses incurred on the opening of a new unit may help to explore more customer. This expenditure is in the nature of revenue expenditure as the expenditure may not generate any enduring benefit to the बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यार इनॉग्रेशन किया है, उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को पता चलेगा कि हमने ये बिजनेस भी स्टार्ट किया है या हमने यहाँ पे नया फैक्ट्री स्टार्ट किया है। इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा क्या? एंड्योरिंग बेनिफिट होगा क्या? नहीं, एक अकाउंटिंग ईयर तक की हमें मुनाफा हो सकता है कि लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगी है। चलो हम अगर इनॉग्रेशन नहीं भी करते थे तो लोगों को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल में पता तो चलता ही था ना कि यहाँ हमारी फैक्ट्री है। तो इसका मतलब ये जो हमने खर्चा किया है, इसके वजह से हमें फायदा कब हो रहा है? सिर्फ 1 साल के लिए हो रहा है, कोई ज़्यादा एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपेंस आउट कर देंगे। कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? पता है क्या? कोई आइडिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? देखो, जो वर्कर होते हैं, जो एमएनसी कंपनी होती है, उसमें देखो अपना रिटायरमेंट तो जैसे 55, 60, 65 की उम्र में जब होना है तब रिटायरमेंट होता है। लेकिन टाइम टाइम पे क्या होता है? कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाती है। जिस किसी को रिटायर होना है, मतलब जिस किसी को
रिटायरमेंट के पहले ही रिटायर होना, जैसे कि मान लो हमारा रिटायरमेंट का एज डिसाइडेड है 60 ईयर्स, जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो हम रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने अगर हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, जिसे कि हम VRS कहते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर हम VRS लेते हैं तो इसका मतलब हम जो और अगर मान लो समझो रिटायरमेंट का एज है 60, लेकिन अभी हम 55 के हैं और एट 55 अपन VRS लेते हैं, तो क्या होता है, कंपनी हमें कंपेंसेशन देती है, कंपनी हमें कंपेंसेशन देती है कि अपन समय से पहले रिटायर हो रहे हैं। देखो कंपनी हमें निकालना चाहे तो उसे कोई वैलिड रीजन लगता है, और कई बार क्या होता है कंपनी इतना सैलरी पे नहीं कर सकती है, तो कंपनी क्या करती है VRS स्कीम लाती है। जैसे कि रिसेंटली BSNL ने VRS का स्कीम लाया था, BSNL ने भारी मात्रा में अपने एम्प्लॉयज़ को अभी VRS दिया है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी कंपेंसेशन पे करती है। तो ये जो कंपेंसेशन पे किया ये रेवेन्यू नेचर का लगता है आपको या कैपिटल नेचर का लगता है, बोलो सोच के बताओ ज़रा, रेवेन्यू नेचर का लग रहा है कि कैपिटल नेचर का लग रहा है ये आपको? जाहिर सी बात है सर, इसके वजह से हमें कोई एंड्योरिंग बेनिफिट हो रहा है क्या, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है क्या, हमारी कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है क्या, कोई फिक्स्ड असेट हमारे पास आ रही है क्या? नहीं, फिर सोचने का क्या है, सीधा सीधा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आंख बंद करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसमें एक बात और कही है, क्योंकि खर्चा 2.5 करोड़ का है, 2.5 करोड़ मतलब बड़ा अमाउंट है, 2.5 करोड़ का है मतलब बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो इसे अगर हमने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में हिट कर दिया तो हम तो लॉस में आ जाएंगे। इसी में अगर हमने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर दिया सीधा 2.5 करोड़ से, एक तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफर कर देंगे, इसको हम डिफर इट ओवर फ्यूचर ईयर्स। मतलब जैसे कि 2.5 करोड़ का खर्चा हुआ है, पूरा का पूरा खर्चा इस साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज न करते हुए हम क्या करेंगे, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख ऐसा 5 साल तक के बाइफरकेट कर देंगे, या जो भी अमाउंट करना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 70 लाख 70 लाख 70 लाख 40 लाख, जैसे करना है डिफरमेंट वैसे कर सकते हैं। मतलब उसके भी एस्टिमेशन वगैरह लेना पड़ता है, हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। एज ऑफ नाउ फाउंडेशन लेवल पे या 11th-12th लेवल पे ये आपको नहीं है, तो आपको बस ये समझना है कि अगर कोई बड़ा खर्चा होता है जिसका हमें बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा साल के लिए मिल रहा है, लेकिन उससे कोई कैपिटल असेट नहीं आ रही, जो कैपिटल नेचर का नहीं है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, आगे के सालों में थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। ठीक है, तो 4th इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लेना है आपको। ठीक है, पढ़ लिया। देखो ये जो टॉपिक है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, हमारा प्रैक्टिकल जो हुआ था हमारे साथ, मैं वो बताता हूँ। जब अपन IPCC वगैरह पास करते हैं तो अपना इंटरमीडिएट जब हम पास करते हैं उसके बाद अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है। तो आर्टिकलशिप के दौरान क्या हुआ था, हमारा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ था परेश केसा एंड कंपनी। आर्टिकलशिप स्टार्ट होते बरोबर एक शुगर फैक्ट्री की ऑडिट पे हमारे बॉस ने हमें भेज दिया, हमारे प्रिंसिपल ने हमें एक शुगर फैक्ट्री की ऑडिट पे भेज दिया। वो शुगर फैक्ट्री
वन ऑफ द ओल्डेस्ट शुगर फैक्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शुगर मिल है अपने कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का बोलो तो भी चलेगा। वो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन पे काम कर रहा है, वो स्टीम इंजन पे काम कर रहा है। ऐसी वर्ल्ड में 2 ही फैक्ट्रीज है, वहाँ के अकाउंटेंट ने बताया हमें, चीफ अकाउंटेंट ने, एक अपने इंडिया में है और एक है जर्मनी में कहीं। तो वो जो फैक्ट्री थी उसको रिनोवेट कर रहे थे, रिनोवेट नहीं, एक नया फैक्ट्री और स्टार्ट कर रहे थे वो। तो नया फैक्ट्री जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो फैक्ट्री बनाने के लिए अपने को बिल्डिंग लगता है, ठीक है। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग बन रही थी और उसी के साथ उसमें जो मशीनरी होती है, मान लो ये मशीनरी है, तो मशीन का खर्चा लगता है। अब शुगर मिल बड़ा होता है तो उसकी ऐसा नहीं होता है कि मशीन मार्केट में गए और लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है। साइट पे ही उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो जो मशीन बनती है वो साइट पे ही बनती है, ठीक है। साइट पे ही लेबर आता है, उस पर काम करता है और वहीं पे मशीन इरेक्ट होती है। तो हुआ क्या था, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फैक्ट्री थी इसमें जो अकाउंटिंग हो रही थी वो आज भी मैनुअल अकाउंटिंग हो रही थी, आज भी, मतलब ये बात 7-8 साल पुरानी है। तो ये वो मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो कर रहे थे। टर्नओवर था 150 CR, 150 CR की कंपनी, जस्ट इमेजिन, और मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो हुआ क्या, उस टाइम पे जब हम ऑडिट कर रहे थे तो वो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था, या यूं समझ लो एकदम लॉस में जा रही थी, एकदम निग्लिजिबल प्रॉफिट था। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम से ये साल प्रॉफिट इतना डिप क्यों हुआ है। वहाँ के चीफ अकाउंटेंट टेंशन में, अच्छा वहाँ पे क्योंकि मैनुअल था, वहाँ पे 14 से 15 अकाउंटेंट थे, सैलरी के लिए अलग, परचेस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, कैश के लिए अलग, केन पेमेंट के लिए अलग, हार्वेस्टर के पेमेंट के लिए अलग, हर जगह एक एक अलग अलग अकाउंटेंट थे। तो हुआ यूँ, प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था। तो फिर हमने एक दिन रात में डिनर कर रहे थे, ऑडिट का टीम होता है, तो ऑडिट टीम जब डिनर कर रही थी, डिनर करते टाइम हमें एकदम से क्लिक हुआ, अरे यार इन्होंने जो फैक्ट्री बिल्डिंग इरेक्ट किया है या इन्होंने जो मशीन इरेक्ट किया उसमें इन्होंने सैलरी पे की है लेबर को, और जो सैलरी लेबर को पे की है वो तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को हिट हो गई। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सैलरी पे कर रहे थे, बिल्डिंग के लिए जो सैलरी पे कर रहे थे, इन्होंने अपने नॉर्मल सैलरी में डाल दिया और वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। सुबह नेक्स्ट डे हम उठे, जल्दी से गए, सीधा सैलरी वाले अकाउंटेंट से मिले, उसको पूछा साहब तुम्हारी सैलरी शीट्स बताओ, सैलरी किसको किसको पे की है। हमने बोला आपके फैक्ट्री में 150 लेबर है, ये साल 250 लेबर कैसे आ गए। तब वो बोला साहब आपने नहीं है माने थे, ये कंस्ट्रक्शन वाले। आपने बोला अरे दोगले, अगर ये अपने लेबर नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो फिर ये तो कैपिटलाइज होना मांगता। रौनक सर ने आपको बताया है कि फिक्स असेट को क्रिएट करने के लिए या फिक्स असेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है सब आग बंद करके कैपिटलाइज करना है। तो हमने फिर वो सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के बिल्डिंग में और प्लांट एंड मशीनरी में शिफ्ट किया। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से खर्चा निकाल के अपन ने उसको बैलेंस शीट में डाला, तब जाके उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। और लिटरली उस कंपनी के चेयरमैन ने उस दिन रात में हमको दावत दे दी, एनसीपी के ही लीडर थे, तो उन्होंने हम लिटरली हमको बहुत बहुत थैंक यू बोला और बोला मान गए सर आपको। तो इतना बड़ा लोचा हो सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू में ज़रा इधर उधर कर दिया, बैलेंस शीट बिगड़ गई अपनी। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीट, एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। ये तो बहुत इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, रियल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करोगे या ऑडिट करोगे आपको इससे भी बेहतर बेहतर एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। ₹10,000 spent as traveling expenses of the director on the trips abroad for purchase of capital asset. डायरेक्टर साहब अपने जर्मनी गए, क्यों क्यों गए? प्लांट एंड मशीनरी लेने के लिए गए। पापी दिमाग, पापी मन, कुछ भी मत सोचो। साहब अपने गए जर्मनी, या यूं कहो साहब अपने डायरेक्टर साहब गए बैंकॉक। तो बैंकॉक क्यों गए? प्लांट मशीनरी मिलती है बैंकॉक में, तो वहां से प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके ला रहे हैं। तो सर प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ? हमारा फिक्स असेट हुआ। फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसे हम क्या करते? कैपिटलाइज करते। तो इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर,
ट्रेड रिसीवेबल थे, हमने किसी को गुड्स बेचा, हमने किसी को माल बेचा, माल मतलब गुड्स, हमने किसी को गुड्स बेचा, उससे अपने को पैसा लेना है, तो ये क्या है, उससे हमको पैसा आया, तो ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है मेरे भाई। क्यों, ये तो रिकरिंग नेचर का है ना, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। अमाउंट स्पेंड ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइड, बिगर बिल्डिंग, तो अगर हम बिल्डिंग गिराते नहीं थे तो बड़ी बिल्डिंग बिल्ड कैसे करते थे, तो बड़ी बिल्डिंग को बिल्ड करने से रिलेटेड खर्चा ये, बड़ी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग को इंसिडेंटल खर्चा ये, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, बाय फायर, फायर फायर, आग लगी, आग लगी, इंश्योरेंस का हमें क्लेम मिला। क्लेम क्यों मिला, मशीन में आग लगी, मशीन क्या है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट से रिलेटेड इनकम हो रही है, तो क्या बोल देंगे, कैपिटल रेसिट बोल देंगे, क्या बोल देंगे उससे अपन, कैपिटल रेसिट बोल देंगे, ठीक है, ओके। Mrs. ABC and Company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabin was increased from 10 to 13. Total expenditure 20,000 है। एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में कैबिन्स बने हैं, मतलब पर्सनल, मतलब प्राइवेट स्पेस मिल रहा है आपको रेस्टोरेंट में, ठीक है, ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं, यस सर, ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं, यस ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ आपको अलग अलग क्यूबिकल्स मिलते हैं, अलग अलग कैबिन्स मिल जाते हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए पापी मन पापी बुद्धि। तो हमने कुछ रिनोवेशन किया, उस रिनोवेशन के वजह से 10 की जगह 13 कैबिन्स हो गए, मतलब ज़्यादा टेबल लग गए, मतलब हमारी इफिशियंसी बढ़ गई, इफिशियंसी बढ़ गई मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। Mrs. New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent rupees 10,000 on account of legal expenses. हमने इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई पे कुछ गुड्स बेचे, जैसे कि समझ लो अपन ने ईएमआई पे कार बेची है, अब कुछ लोगों ने ईएमआई टाइम पे नहीं की, तो वो ईएमआई रिकवर करने के लिए अपन ने दादा लोग को भेजा, भाई लोग को भेजा ईएमआई वसूल करने के लिए, या लीगल नोटिसेस भेजी, हमने लॉयर को भेजा, लीगल वे में हमने वो पैसा वसूल किया, तो लीगल फीस हमारी लग गई 10,000, तो ये कैपिटल हो गया या रेवेन्यू हो गया। खर्चा क्यों किया है अपन ने, रिकवरी के लिए, रिकवरी कौन सी है, करंट असेट वाली है, डेटर्स वाली रिकवरी है, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मेरे दोस्त कृपा करके एक्सपेंडिचर को ऐसे याद नहीं करना है, सर लीगल फीस कैपिटल, सैलरी रेवेन्यू, ऐसा कभी याद नहीं करना है, ऐसा होता तो फिर बात ही क्या होती, रौनक सर का तो कुछ काम ही नहीं था, एक लिस्ट ले लेते थे एक्सपेंडिचर की और रट लेते थे कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है। तो कृपा करके मेरे दोस्त, कृपा करके मेरे भाई, ऐसे याद नहीं करना है कि कौन सा कैपिटल है, ये एक्सपेंडिचर, लीगल, कैपिटल, सैलरी, रेवेन्यू, रेंट, रेवेन्यू, ऐसा याद नहीं करना है, वो लॉजिक लगाना है, 5 ब्रह्मास्त्र लगाने हैं, जो अपन ने 5 ब्रह्मास्त्र पढ़े वो लगाने हैं उस पर, ठीक है, उसी के बाद देखना है। तो ये लीगल फीस जो अपन ने पे की है, ये क्यों पे की है, क्योंकि अपने को रिकवरी करनी थी, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया। Mrs. Ballab and Company of Delhi purchased a machinery from Mrs. Shah and Company of Ahmedabad, 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ए भाई ये क्या बोल दिया, ये कितना चिल्लर 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 कैसी बात कर रही है, आपकी तौहीन कर रहा है, ऐसे सवाल आपकी तौहीन कर रहा है, इतना सिंपल 4 बार पढ़ लिया अपन ने, एसी का एग्जाम्पल लिया था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा मेरे दोस्त, कैपिटलाइज करेंगे, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड असेट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो ये 40,000 कैपिटलाइज हो जाएगा, देख लो, पढ़ लो, 3 4 5 6 3 न्यूमेरिकल, 3 इलस्ट्रेशन अभी अपन ने कंप्लीट किए है, वो तीनों आपको सक्सेसफुली पढ़ना है। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ लो एक बार वो पूरा।
पढ़ लेना है अच्छे से एक बार। समरी पढ़ लो इसकी, ये पढ़ के हो गया है तो एक बार समरी पढ़ लो। किसी भी हालत में एक बात ध्यान में रखना, जो हम पढ़ते हैं क्लास में वो सेम डे ही अपन ने कंप्लीट कर लेना है। जो भी अपन ने पढ़ाई की है वो सेम डे ही पढ़ लिया तो क्या होता है, आपके माइंड में वो फिट हो जाता है। सेम डे विद इन 24 आवर्स अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको ये बाद में आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ो तो भी याद रहेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सर बस हम लेक्चर देख लेते हैं, पहले पूरे लेक्चर खत्म कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ाई करेंगे, तो बस बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेक्चर के साथ साथ डेली रिवीजन जरूरी है। अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हो तभी आपको इन लेक्चर्स का फ्रूट मिलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि सर हम सिर्फ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा लेक्चर खत्म करेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे, वहाँ कसम साहब क्या प्रवचन है, मक्खन के जैसा पढ़ा रहे साहब, सब समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा सर, अकाउंटेंसी अरे है क्या समझ रहे अपने को, मक्खन जैसा सिखा रहे साहब। बाद में जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद बुक खोलोगे ना, बाबा जी का टुल्लू, हे काय शिकवला, अरे त्या गार्डन काय शिकवला, अरे क्या सिखाया रौनक सर ने, मेरा उद्धार करोगे आप। अगर आप आज की आज या विद इन 24 आवर्स अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मार्क माय वर्ड्स 2 महीने बाद आप मुझे गालियाँ दोगे। मुझे ही नहीं, हर फैकल्टी के साथ यही है। अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये कोचिंग क्लास का, ये लेक्चर्स का कुछ भी मतलब नहीं है। आपको डेली मल्टीपल रिविजन्स करने ही करने हैं। द की टू सक्सेस इज स्मार्ट स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी इंक्लूड्स मल्टीपल रिविजन। अगर आप रिविजन कर रहे हो तब भी आपको लेक्चर्स का, क्लासेस का बेनिफिट है। नहीं तो फिर आप तो बस प्रवचन की तरह आ रहे हो, बैठ रहे हो, सुन रहे हो, आहा क्या मस्त बोल रहा है, सुन रहे हो, खत्म कर रहे हो। पन्ने पलटाने से कुछ नहीं होगा, पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, उसे अपने बॉडी में ग्रहण करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर लेना होगा ये सारी चीज़ें। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ही आपको इन क्लासेस का, लेक्चर्स का बेनिफिट है, एल्स बाबा जी का तुल्लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको। डोंट लिमिट योर सेल्फ, आहा क्या मस्त बोला है, डोंट लिमिट योर सेल्फ, मैनी पीपल लिमिट देमसेल्फ टू वॉट दे थिंक दे कैन डू, यू कैन गो एज फार एज योर माइंड लेट्स यू, वॉट यू बिलीव रिमेंबर यू कैन अचीव। मैरी के एस ये क्या बोलते हैं कि अपनी सीमाओं को, अपनी लिमिटेशंस को इतना ऊंचा बना लो, मतलब अपनी लिमिटेशंस इतनी ऊंची रखो, जितनी ऊंची आपकी लिमिटेशंस रखोगे उतना ऊंचा आप उड़ सकोगे। या ये तो एक स्टेप आगे बोलते हैं कि अपने आप को किसी लिमिटेशन में नहीं रखना है, जो जो आप सोच सकते हो वो मुमकिन है। अगर आप सोच सकते हो कि मैं 2 महीने में अकाउंट्स पढ़ लूंगा तो ये भी मुमकिन है, और अगर आप सोचते हो कि मैं 2 महीने में अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता तो ये भी मुमकिन है। तो जैसी सोच है वैसे ही आपका आउटपुट मिलेगा। जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो वो होगा ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी आपने सोचा है वही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, निराशाजनक बातें कर रहे हो, निराशाजनक सोच रहे हो तो निराशा ही हाथ लगेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तूने ही बोला ना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या मिरेकल थोड़ी होगा, एग्जाम में कोई जादू थोड़ी होगा। अरे भाई तू खुद बोल रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या भगवान आके पेपर लिखेगा क्या?
नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर तुम बोल रहे हो मुझसे हो पाएगा, मैं पहले अटेम्प्ट में सीए बनूंगा, मैं अकाउंट्स में 11-12 फाउंडेशन हर लेवल पे अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो और सोच के उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर लाओगे। ठीक है, हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। पढ़ते रहना है।